हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं मेज़रमेंट जो चैप्टर है, जो एयरफोर्स और नेवी टेक्निकल में पूछा जाता है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। जानते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई मीन्स of which we can describe the all of physics and called physical quantities। मतलब कि मेजरमेंट किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाई मीन्स विच इज फिजिकल के द्वारा इस क्वांटिटी को, मतलब फिजिकल, जैसे कि एग्जांपल के लीजिए लेंथ, मास, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है हम लोग देखते हैं। पहला, the quantity which do not depend upon the quantity further complete define are known as fundamental और बेसिस क्वांटिटी। मतलब मान लीजिए जो डायरेक्टली नॉट डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कंप्लीट, मतलब जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका जो केवल अथवा मात्रक होगा, जो यूनिट होगा केवल एल, मतलब लेंथ का मीटर होता है, उसके डिपेंड नहीं करेगा। जिसे देखिए, और दूसरा एग्जांपल के देखेंगे समझना, जैसे लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर आदि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा जो बनाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गया, स्पीड का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड होगा, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। इसीलिए जैसे वॉल्यूम हो गया, मीटर क्यूब होता है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, जो डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी को, उसी को डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। अदर दैन द फंडामेंटल, जिसे नोट में लिखिए, अदर दैन द फंडामेंटल and derive the quantity are there more quantity is called supplementary quantity। एग्जाम्पल प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। मतलब इसके अलावा जो और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लेन एंगल, जो प्लेन के द्वारा एंगल बनाया जाता है, और सॉलिड एंगल देखे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला, यूनिट। Measurement is the process determining how the large or small physical quantity in compared in basic referred standard। मेजरमेंट किया जाता है जो डिटरमाइन कर लार्ज और स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब छोटा और बड़ा। जैसे फंडामेंटल यूनिट भी होते हैं, जो आप लोग बताए थे, वही है फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि लेंथ का मीटर होता है, मास का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लेंथ का मीटर होता है, मास का कैंडिला होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट का जो एम्पियर होता है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का केल्विन होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। अगला देखते हैं, डिराइव द फिजिकल क्वांटिटी एज फॉलो। जिसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में जो पढ़े थे, देखिए वही है। जैसे एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब होता है, पोटेंशियल का जूल पर कूलम या वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस का वॉल्यूम पर एम्पियर या ओम होता है। आइए हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट which is used to measure all kind of fundamental and derived quantity is called system of unit। मतलब एक कंप्लीट सेट होता है यूनिट का। द यूज्ड ऑफ मेजर एंड काइंड, मतलब फंडामेंटल काइंड जो होते हैं, एंड डिराइव करते हैं क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे सिस्टम सीजीएस पद्धति होते हैं। सीजीएस पद्धति मतलब सेमी ग्राम सेकेंड। इसमें हम जो होता है लेंथ को सेमी मेज़र करेंगे, वेट को जो है मास को ग्राम में, और
समय को सेकंड में व्यक्त करेंगे, यही लिखा गया है यहाँ पर। देखिए, दिस इज आल्सो नोन एन सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज यूज सेंटीमीटर इन सेमी, ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास, टाइम रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इज द सिस्टम इज डाइन। मतलब कि हम लोग सीजीएस पद्धति में हम इस बदलेंगे फोर्स को, न्यूटन जो 1 न्यूटन 10⁻⁵ डाइन के बराबर होता है, इसको सीजीएस में बदलेंगे तो डाइन में आ जाएगा। देखिए अगला पीएफएस क्या होता है। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। मतलब कि हम लोग लेंथ को फुट में व्यक्त करेंगे और वेट मास को पाउंड में, समय को सेकेंड में। अगला देखिए एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति मतलब एफकेएम सिस्टम, जिसे एम को हम लोग मीटर में व्यक्त करेंगे, और के को लेंथ को मीटर में, और वो मास को केजी में, और वो सेकेंड को समय को सेकेंड में व्यक्त करेंगे। इसी को एसआई सिस्टम भी कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम इसी को कहते हैं एमकेएस पद्धति। आइए हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। जो आप लोग बताए थे, जो डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट नहीं होते हैं, उसको सप्लीमेंट्री एंगल में आते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट में आते हैं। जैसे एंगल को रेडियन में मापते हैं, और इसकी कोई विमा नहीं होती है, डायमेंशन जो होती है इसकी नहीं होती है, रेडियन में नापते हैं। इसको संकेत जो होता है, सिंबल होता है, रेड होता है। और सॉलिड एंगल में स्टेरेडियन में नापते हैं, SR लिखते हैं उसको इस सिंबल में। आइए देखते हैं। आइए हम कुछ यूनिट जो मेज़रमेंट किया जाता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए। जैसे हमारा पहला यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, और 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। ये याद रखिए, इससे तो ये भी हो जाएगा, याद रख लेंगे। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10⁻10 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट है, 10⁻15 मीटर। ये याद रखना जरूरी नहीं है, इससे तो ये हो जाएगा। बस ये याद रखिए कि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। यूनिट्स फॉर यूज मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। जैसे लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। वन पारस इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जो कि 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU, जिसे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये सब पूछ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन। Consider object moving along a straight line path with velocity u, and after velocity v हो जाता है t टाइम के पास, and uniform acceleration a. The distance traveled by the object is s. Then the following relation between the first equation motion, first law v बराबर u प्लस at, second law s बराबर ut प्लस हाफ d स्क्वायर, and third law v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. If object from a rest, very important, u is equal to 0. Object comes rest, मतलब कुछ जाने के बाद जो होता है रेस्ट हो जाता है, तो उस भी वहाँ पर 0 लेंगे। और ऑब्जेक्ट मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी जो होता है यूनिफॉर्म होता है, तो एक्सीलरेशन बराबर 0 लेंगे वहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब होता है, चेंज ही नहीं होगा तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर एस जो दर्शाया और यहाँ पर टी दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए, इसका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वहाँ पर वेलोसिटी भी और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, यानी हम वेलोसिटी इसका कुछ है यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम देखते हैं कुछ। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। जैसे यहाँ पर भी जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समय बीतता जाएगा। और देखिए
वी टी ग्राफ इज द पैरेलल एक्सिस होता है, पैरेलल एक्स एच के पैरेलल होता है। द फ्रॉम ग्राफ द क्लियर दैट द चेंज ऑफ टाइम देयर नो चेंज इन द वेलोसिटी, मतलब चेंज द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो। यहाँ पे देखिए स्लोप जो होता है जीरो होता है, यहाँ पर 10 0 इक्वल टू 0। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कुछ है, एक्सेलरेशन कुछ है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन होता है हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इसका इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज उस समय के साथ ये यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है कुछ होगा। द फॉर्म द ग्राफ द क्लियर दैट द इक्वल चेंज और क्लियर दैट इक्वल चेंज ऑफ टाइम वेलोसिटी चेंज इज इक्वल टू अमाउंट। आइए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। देखिए यहाँ पर इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन कुछ था उसका डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ था, फिर उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, यहाँ पर टाइम बीतता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम करते जा रहा है। एक समय ऐसा है कि वो ब्रेक लगाने पर ऐसा होता है एग्जाम्पल के लिए। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ द स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा। The object moving the negative acceleration, the slope of a straight line is greater than 90 degree. In case 2 में the moving of particle increase acceleration, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। द टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओ से ए जो है, द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड स्लोप द स्ट्रेट लाइन ओ ए मेक्स एंगल लेस दैन 90 डिग्री इज ऑलवेज टाइम एक्सिस। आइए हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रू फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मेक्स एन एंगल थीटा एक्सेप्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़कर। इफ द मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी द कर्व इन प्रोजेक्टाइल पाथ, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। द ट्रेजेक्टरी एंड मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, याद रखिएगा शब्द ट्रेजेक्टरी एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर हम किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे यहाँ पर फेंकेंगे, तो यहाँ पर पार्टिकल ऐसे ऐसे होते होते जाइए, एक मैक्सिमम ऊंचाई के जाने के बाद जो है यहाँ से ऊंचाई उसका कम होने लगेगा ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। देखिए यहाँ पर एक ऐसा समय को वापस अर्थ पर गिर जाएगा। द टेम्पोररी ट्रेजेक्टरी, यहाँ पर देखिए यू कॉस थीटा लेंगे और पूरा यहाँ पर आर है, और जो यहाँ से थीटा फेंकेंगे तो इसका कंपोनेंट ये वाला यू कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर वाला यू साइन थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा उस बस इतना। और फार्मूला सीधे देखते हैं, फार्मूला ज़्यादा पूछता है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे कि कितना समय तक वो ऊपर रहा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। बस ये याद रखिए, थीटा आपको बताएं जिससे प्रक्षेप कर रहे हैं, और वो टी जो है टाइम है, और ग्रेविटी जी है। फार्मूला 2u साइन थीटा बाई जी याद रखिएगा। आइए हम लोग देते हैं मैक्सिमम हाइट, जहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई के लिए इसका जो फार्मूला है h इक्वल टू 2u साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये भी फार्मूला याद रखिएगा, सीधे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डेरिवेशन के लिए ज़रूरत नहीं है इस समय कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। हम लोग देखते हैं अगला, जैसे r इक्वल टू रेंज जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, याद रखिएगा, जो कि 45 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम होता है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लाने टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लाने के लिए थीटा बराबर 45 हम रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम रेंज मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन स्टडीज द आइडिया गैलीलियो रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही फॉर्मुलेटेड 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ the motion of object. These three law are known as Newton's law of motion, which are as given below. आइए हम लोग देखते हैं जो न्यूटन का मोशन का लॉ है, फंडामेंटल दैट्स ग्रोवर ऑब्जेक्ट, दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोइंग। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि
any object remains in the state of rest or in a uniform motion along the straight line until it is completed to change the state by applying an external force. This law is also known as law of inertia. जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं, यदि कोई पिंड जो है, पार्टिकल जो है, हमेशा रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहना फॉलो करता है, यदि कोई मोशन में तो मोशन में रहना फॉलो करता है। यही फर्स्ट लॉ न्यूटन का। आइए हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब यूजेज जो होता है। हम लोग बैकग्राउंड देखिए, दिस पैसेंजर्स इज ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन अ स्टेट सडनली, मतलब कोई जो है बस में कोई व्यक्ति बैठा है, वहाँ पर जैसे ब्रेक लगाने पर तुरंत जो स्टार्ट होता है और तुरंत आगे की ओर झुक जाता है। और बिकॉज द सडनली स्टेट बस थिंग्स मोशन बस द ऑलवेज फिट द कॉन्टेक्ट विच फ्लोर बस ऑफ रेस्ट पार्टिकल पोर्शन ऑफ आवर body oppose this motion because the law of inertia so they are backward। जब जो होता है, जो बस रहता है आगे की ओर तेज़ी से बढ़ती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, पीछे की ओर। एग्जाम्पल उसका, when a carpet or blanket button stick when the dust particles separated out from it, ये भी एग्जाम्पल उसका। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि द मोशन ऑफ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स टेक्स इन द प्लेस डायरेक्टली विच, मतलब कोई स्टेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम जो होता है हमेशा फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ये सेकेंड लॉ है। F बराबर m में जिसे हम दर्शाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये पढ़ाए थे आपको। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही फार्मूला है। आइए हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हेन अ एक्सट्रीमल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम सेवरल इंक्रीजिंग पार्टिकल total linear momentum of the system is conserved. The total linear momentum of vector is linear momentum of particle of system। यदि ये कहता है कि नो एक्सट्रीमल फोर्स, कोई एक्सट्रीमल फोर्स नहीं, बाहर से फोर्स नहीं लगाते सिस्टम सेवरल इंक्रीजिंग पार्टिकल, देन द पार्टिकल लीनियर मोमेंटम इज सिस्टम कंजर्व्ड, हमेशा जो होता है उसका लीनियर मोमेंटम जो होता है एम भी होता है कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। This linear momentum is vector linear momentum is particle of the system. Consider the isolated system and particle. Suppose n particle of system m1 m2 m2 moving with velocity v1 v2 respectively v n dot dot. Then the linear momentum of the system is given below। v बराबर m1 v1 m2 v2 m3 v3 dot 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 mn vn। एग्जाम इसको ऐड करेंगे तो p1 p2 प्लस p3 p4 डॉट डॉट pn हो जाएगा। आइए देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है वेन एवर ऑन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई पिंड जैसे है, वो उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उतना फोर्स वह भी हमारे ऊपर लगाएगा, यही न्यूटन थर्ड लॉ है। जैसे हम किसी नाव से कूदते हैं तो वो नाव पीछे की ओर चला जाता है, ये भी एग्जांपल है। हम उतना फोर्स लगाते हैं, वो हमारे ऊपर उतना फोर्स लगाते हैं, इसीलिए हम उतना फोर्स लगाते हैं, इसीलिए वो पीछे चला जाता है। जैसे एग्जांपल है रॉकेट का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जिसके कारण वह फोर्स लगाता है तो आगे की ओर बढ़ता है। इम्पल्स बस इतना याद रखिए कि अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज वेरी शॉर्ट इंटरवल, मतलब छोटे से इंटरवल के लिए जो इसमें फोर्स अप्लाइड किया जाता है, लार्ज चेंज इट्स मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स पाइस दर्शाते हैं। एफ क्रॉस टाइम होता है फोर्स, न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट होता है। फ्रिक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोज
opposes with relative motion between two objects when one object actually more or tries to move over the surface of another object। मतलब फ्रिक्शन जो होता है एक प्रकार का फोर्स होता है जो कोई पार्टिकल चल रहा है उसके अपोजिट रिलेटिव मोशन के, मतलब जिधर जा रहा है उसके अपोजिट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मोर ट्राइस। देखिए हम टाइप के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स विच कम into play when one object tend to move over the surface of another object। मतलब ये अपोजिट फोर्स होता है जब तक कि पार्टिकल जो है स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था में है तब तक ये फ्रिक्शन कार्य करता है, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आइए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स टू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट बीइंग साइड्स ओवर द सरफेस अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कोई जैसे ही पार्टिकल, जैसे कोई पार्टिकल है स्थिर अवस्था में, उसको हम फोर्स दे रहे हैं, जैसे ही चलना प्रारंभ करता है उससे पहले जो थोड़ा सा समय होता है, मतलब जब तक उसकी लिमिट आखिरी, जब से चलना प्रारंभ नहीं करता है, चलने वाला होता है, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाता है। इसका यह मैक्सिमम होता है, मतलब सबसे अधिकतम फ्रिक्शन वहाँ पर कार्य करता है। आइए हम अगला फ्रिक्शन देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब गतिक फ्रिक्शन क्या होता है? The opposing force that comes into play when one object actually moves over the surface of another object। मतलब साइकिल चलते वक्त जो फ्रिक्शन लगता है जो काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से चलता है। जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है उस पर जो फोर्स लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आइए हम जानते हैं काइंड्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक्स टू टाइप से होते हैं, शील्डिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। शील्डिंग फ्रिक्शन जो होता है जैसे हम पार्टिकल को कम्स टू प्ले वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस, मतलब किसी सरफेस को अनदर सरफेस के ऊपर जो घिस कर चलता है उसी को शील्डिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जैसे पहिया चलता है और जैसे कोई चीज़ बेलनाकार होती है वह सरफेस पर चलती है, उस प्रकार के फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए।